ठीक है, तो समीकरण 5 जो है दोनों तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग को निरूपित करती है, जिसका आयाम a है और कलाकोण थीटा है। अब उसके बाद हमें निकालना है कि कलांतर थीटा जो है, वैसे कलांतर कितना होगा, ये कुल कलाकोण को प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, φ1 और φ2 का अंतर है। ठीक है, तो इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 4 जो है, समीकरण 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, मतलब ये एक समीकरण ये हो जाएगी, एक समीकरण ये हो जाएगी, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर, तो वहां से हमें a का वैल्यू, आयाम का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने का मतलब कि आप लिखेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, LHS में क्या आएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और RHS में क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसको अलग से लिख लो, E01 कॉस माइनस φ1 प्लस E02 कॉस kx1 kx2 माइनस φ2, इसका होल स्क्वायर प्लस E01 साइन kx1 माइनस φ1 प्लस E02 साइन kx2 माइनस φ2, इसका अलग से स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ से, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर ही आएगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगा, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, E01 स्क्वायर कॉस स्क्वायर kx1 माइनस φ1 प्लस E02 स्क्वायर माइनस φ2। देखो कुछ मतलब स्टेप कम करने के लिए आप ऐसा लिख लो, जैसे यहाँ पर आप a स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर भी आप a स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दोनों में E01 स्क्वायर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर kx1 माइनस φ1। ठीक है, और दूसरा एक और आएगी, वो क्या आएगा, बी स्क्वायर करेंगे तब E02 का स्क्वायर, अंदर फिर से कॉस स्क्वायर kx2 माइनस φ2 प्लस साइन स्क्वायर kx2 माइनस φ2। अब जो 2ab वाली टर्म है उसमें क्या होगा, देखिए इसमें 2ab लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 E01 E02 कॉस kx1 माइनस φ1 और कॉस kx2 माइनस φ2। ठीक है, इसकी 2ab वाली फॉर्म हो गई, और इसकी 2ab क्या आएगी, 2 E01 E02 साइन kx1 माइनस φ1 और साइन kx2 माइनस φ2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, E01 स्क्वायर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक साथ लिख दिए, फिर बी स्क्वायर किया है तो E02 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गए, उसके बाद 2ab इसका टर्म लिखा है, एक 2ab इसका लिखा है। ठीक है, तो देखिए ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, अब क्या बच रहा है इसमें, a स्क्वायर इज इक्वल टू E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर, और दोनों में से मैं क्या करती हूँ, 2 E01 E02 कॉमन ले लेते हैं,
अंदर क्या बचेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी, है ना, कॉस ए माइनस बी। ए कितना है के एक्स वन माइनस फाइव वन, और बी कितना है के एक्स टू माइनस फाइव टू, तो के एक्स वन माइनस फाइव वन और बी लिखेंगे के एक्स टू माइनस फाइव टू। उधर से मिटा देती हूँ मैं ना, इधर का तुम लिख लो। क्या आ रहा है देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले आप खुद लिख लेना, जैसे देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी को क्या लिखा है कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है ई जीरो वन स्क्वायर ई जीरो टू स्क्वायर प्लस टू ई जीरो वन ई जीरो टू कॉस, यदि मैं k कॉमन ले लेती हूं तो क्या आएगा x1 माइनस x2 एंड 5-1, या फिर मैं प्लस लिखती हूं तो 5-2 माइनस 5-1, ठीक है, सही है ना। k कॉमन लिया है x1 माइनस x2, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5-2 और माइनस 5-1। यहां पर देखिए 5-1 और 5-2 क्या थे, कला थी, ठीक है, तो कलांतर लिखा था, कलांतर क्या हो जाएगा, क्योंकि कलाओं में अंतर क्या हो जाएगा कलांतर, 5-2 माइनस 5-1 किसको प्रदर्शित करेगा कलांतर को, और x1 x2 क्या थी दूरियां थी, x1 x2 दूरियां थी, जैसे आपने यहां पर लिया था पॉइंट P, ये सोर्स S1 और ये सोर्स S2, ठीक है, तो इस दूरी को लिया था x1, इस दूरी को x2, तो दूरियों में अंतर क्या हो जाएगा, मतलब पथों में अंतर क्या हो जाएगा पथांतर, और कलाओं में अंतर क्या हो जाएगा कलांतर। अब जैसे पथांतर कैसे आ रहा है दोनों में, आप देखिए इससे हम इस पर इस तरीके से लंब डालते हैं, तो अब ये दोनों दूरियां यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की बराबर हो गई, तो पथांतर कितना है इतना है, और वो कितना होगा x2 माइनस x1, ठीक है, तो यहां पर x2 उल्टा हो गया फिर तो ये, है ना, इसको हम x2 मान लें, हमने ऐसा मान लिया कि x1 बड़ा है, ठीक है, तो x1 बड़ा है तो x1 माइनस x2 हो जाएगा पथांतर, है ना, नहीं x2 माइनस x1 ही आ रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ करिए, कि x2 माइनस x1 कैसे आ रहा है, इसको यदि cos a माइनस cos b ऐसे मान ले, तो इसको हमने a मान लिया, इसको b, ठीक है, तो cos a माइनस b लिखेंगे ना, तो ये आएगा ठीक है, तब ये आएगा cos x2 माइनस x1, फिर ये चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा फिर इसमें, अब ठीक है,
इसको a माना है, इसको b माना, तब cos a माइनस बी क्या होगा, kx2 माइनस phi2 माइनस cos a x1 माइनस phi1। फिर k कॉमन लेंगे तो x2 माइनस x1 और माइनस यदि बाहर लिया हुआ है तो phi2 माइनस phi1। ठीक है, ठीक है। phi1 कितना आ रहा है प्लस का और phi2 नेगेटिव, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो x2 माइनस x1 यहाँ पर किसको प्रदर्शित कर रहा है, पथांतर को, और phi2 माइनस phi1 कलांतर को। जहां डेल्टा, पथांतर को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, पथांतर डेल्टा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी कि पथों में अंतर, तथा phi2 माइनस phi1 कलांतर हमने मान लिया phi2 माइनस phi1। ठीक है, अब इसके बाद हम जानते हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, I इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे I इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, यहाँ से I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k a स्क्वायर। ठीक है, तो परिणामी तरंग का आयाम a है, तो परिणामी तरंग की तीव्रता कैसे लिखेंगे, k इंटू a स्क्वायर। और यदि हम केवल एक एक तरंग की बात करें तो पहली तरंग का आयाम कितना था, E01, और दूसरी तरंग का आयाम E02। तो I1 और I2 क्या हो जाएंगे, पहली तरंग की तीव्रता k E01 स्क्वायर, ठीक है, दूसरी तरंग की तीव्रता I2 इज इक्वल टू k E02 स्क्वायर। ठीक है, लिखूं, थ्योरी भी लिखूं, तथा दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताएं, अलग अलग तीव्रताएं क्या होंगी, के E01 स्क्वायर E02 स्क्वायर, जहां पर E0 E1 क्या है, दोनों तरंगों के आयाम है अलग अलग। ठीक है, तो हमें अब परिणामी तरंग की तीव्रता निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर इसको कौन सा दे दे, 7 आ रही है। इसको एक स्टेप में ऐसा लिखना है, कॉस के, इसकी जगह पर डेल्टा और यहाँ पर माइनस फाइव। उसको बुला के ला सकते हो, रिकॉर्डिंग तो चल रही होगी वैसे, रहने दो रहने दो। परिणामी तरंग की तीव्रता, इसको समीकरण नंबर 6 आ रही है, 7 आ रही है, बताओ ना, 6 आ रही है क्या, 6। ठीक है, इसको वापस से ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू E02 स्क्वायर 2 E01
E02 cos k डेल्टा माइनस फाइव, ठीक है। डेल्टा पथांतर है x2 माइनस x1 और फाइव कलांतर है phi2 माइनस phi1। I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, ठीक है। समीकरण 7 से मान रखने पर समीकरण 7 से आप मान रख दीजिए ए स्क्वायर का, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कॉस के डेल्टा माइनस फाइव, ठीक है। वो ए स्क्वायर ऑलरेडी ए स्क्वायर ही है, ठीक है, तो आपको कोई उसमें एक्स्ट्रा स्क्वायर करने की या रूट लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। के E01 स्क्वायर क्या हो जाएगा I1 स्क्वायर नहीं होगा, I1 ही होगा। के E02 स्क्वायर I2, ठीक है, क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है और के क्या है वहां पर समानुपाती स्थिरांक। तो ये हो जाएगा के का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2k E01 E02 कॉस के डेल्टा माइनस फाइव, ठीक है। अब देखिए आपने जब इसको I1 I2 की फॉर्म में लिख दिया है तो ये भी I1 I2 में लिख दें, अलग अलग क्यों? तो देखिए इसको आप ऐसा कर सकते हैं, के को मैं ऐसा लिख दूं रूट के इंटू रूट के, ठीक है। तो रूट के इंटू रूट के क्या हो जाएगा प्लस 2 रूट के E01, तो वो हो जाएगा रूट I1 और रूट के इंटू E02 रूट I2 कॉस के डेल्टा माइनस फाइव। इस तरीके से कैसे लिखा है देखो, के E01 का, तुम ऐसे सब्जी से क्यों बेच रहे हैं, शांत नहीं रह रहे बिल्कुल भी। के E01 स्क्वायर I1 के E02 स्क्वायर I2। अब देखिए यहाँ पर जो के E01 है, जैसे देखिए के E01 का स्क्वायर कितना है I1, अब दोनों तरफ रूट लेते हैं तो कितना हो जाएगा रूट के E01, ठीक है। तो इसको मैंने लिख लिया रूट के E01 इंटू रूट के E02, तो रूट के E01 की जगह रूट I1, रूट के E02 की जगह पर क्या आ जाएगा रूट I2, ठीक है। तो ये आ गया आपका परिणामी दो तरंगों की, परिणामी तरंग की उस बिंदु P पर तीव्रता। जब दोनों तरंगे डेल्टा पथांतर पर हैं और फाई कलांतर में है तो उस बिंदु P पर पहुंचने पर दोनों की परिणामी तीव्रता ये होगी। ये आ गया समीकरण नंबर 7। हाँ 8, हाँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस ले लिए, वैसे रिजल्ट तो आपका ये आ गया, ठीक है। उसके बाद यदि कुछ कंडीशन ले लिए, यदि कलांतर क्या है शून्य है, यदि कलांतर दोनों तरंगों के मध्य शून्य है, ठीक है, इसका मतलब कलांतर शून्य है, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू क्या होता है phi2 माइनस phi1, उसका वैल्यू कितना है 0 है। इसका मतलब दोनों तरंगों की तरंग कला जो है वो समान है, जो हमने phi1 phi2 लेके चली थी वो दोनों क्या है बराबर होंगी, तभी तो उनके मध्य कलांतर शून्य होगा। phi1 इज इक्वल टू phi2, जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो रिमेनिंग क्या होगा रूट I1 प्लस रूट I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस के डेल्टा। क्या हाँ नहीं, ठीक है अब सही है। अब देखिए तीव्रता से ही तो हम पता लगाते हैं
कि संपोषी व्यतिकरण है कि विनाशी व्यतिकरण है। संपोषी व्यतिकरण होता है तो इस तीव्रता का मान अधिकतम होता है, और विनाशी व्यतिकरण है तो इस तीव्रता का मान मिनिमम होता है। ठीक है, अब तीव्रता मैक्सिमम या मिनिमम किस चीज पर डिपेंड करेगी? एक तो कॉस पे भी निर्भर कर रही है, और कॉस किस पर निर्भर कर रहा है? पथांतर पर। ठीक है, तो पथांतर के दो अलग अलग केस लेके चलेंगे। जिसमें तीव्रता अधिकतम मिलेगी वो संपोषी व्यतिकरण का केस हो जाएगा, और जिसमें तीव्रता न्यूनतम होगी वो विनाशी व्यतिकरण का। तो पहले आप हेडिंग डालो संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है? जब तीव्रता क्या हो? अधिकतम हो। जब तीव्रता अधिकतम हो, ठीक है, और तीव्रता अधिकतम कब होगी? जब तीव्रता अधिकतम हो। तीव्रता अधिकतम कब होगी? जब कॉस का मान अधिकतम हो, और कॉस किस पर निर्भर कर रहा है? पथांतर पर। यदि पथांतर जो है आपका लैम्डा, पथांतर जो है वो लैम्डा का पूर्ण गुणज हो। जैसे आप ऐसा ले लें, पूर्ण गुणज मतलब एन लैम्डा ले लिया, लैम्डा का पूर्ण गुणज। ठीक है, समगुणज लैम्डा का समगुणज हो। ठीक है, तो एन डेल्टा इज इक्वल टू आप एन लैम्डा लेते हैं जहां पर एन क्या है? सम कोई भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो कॉस के डेल्टा कितना होगा? कॉस के मतलब संचरण नियतांक कितनी होती? वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, और पथांतर आपने ले लिया एन लैम्डा, तो उसमें क्या होगा आपका? लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, क्या बचेगा? कॉस 2 पाई एन। अब देखिए एन की वैल्यू 1 लेते हैं तो कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी? कॉस पाई की -1 होती है, कॉस 2 पाई की +1 होती है। फिर आप n इज इक्वल टू, जैसे आप 1 लेते हैं तो 2 पाई आएगा, 2 लेते हैं तो 4 पाई, मतलब तो आप फिर लैम्डा का कोई भी पूर्ण गुणज ले सकते हैं। ठीक है, 3 लेंगे तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 6 हो रहा है, मतलब इवन नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? +1। और वैसे भी हम क्या देख रहे हैं? संपोषी व्यतिकरण जब तीव्रता अधिकतम हो। अधिकतम होने के लिए कॉस का जो वैल्यू है वो अधिकतम कब होता है? 1 हो। ठीक है, और ऑस का अधिकतम वैल्यू 1 कब आ रहा है? जब लैम्डा पूर्ण गुणज हो। ठीक है, तो कॉस के डेल्टा मैक्सिमम कितना आ रहा है? 1। तो तीव्रता कितनी हो जाएगी? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 2 रूट I1 रूट I2, और कॉस के डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया? 1 मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके यहाँ पर तीव्रता मैक्सिमम, अधिकतम तीव्रता। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो जब पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज होगा उस केस में तीव्रता अधिकतम होगी। यदि दोनों तरंगों की तीव्रता समान है, यदि इसमें भी हम ऐसा ले लें, यदि I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है, इज इक्वल्स टू I0, दोनों तरंगों की तीव्रता भी हमने समान ले ली, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, तो उस केस में I मैक्सिमम कितना होगा? I0 रूट I0 2 रूट I0 2 रूट I0 का स्क्वायर
4I0, ठीक है, समझ में आया। √I0 प्लस √I0 2√I0 उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √I0 का स्क्वायर I0। अब दूसरा केस ले सकते हैं, जब तीव्रता न्यूनतम होगी तब क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, और न्यूनतम कम होगी जब कॉस का मान न्यूनतम हो, ठीक है। कॉस का मान न्यूनतम कितना हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 नहीं, -1 भी तो होता है ना कॉस पाई। अब यहाँ पे लिख लीजिए विनाशी व्यतिकरण। जब तीव्रता न्यूनतम हो तब क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। तीव्रता न्यूनतम कब होगी, जब पथांतर λ/2 का ऐसा होना चाहिए, λn+½ लैम्डा, यानी कि 2n प्लस, तो λ/2 का विषम गुणज, जब पथांतर λ/2 का विषम गुणज हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये होता है 2n+1/2 लैम्डा, ठीक है। तो λ/2 इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2n+1 λ/2, ठीक है। तो λ/2 का ये कौन सी संख्या होगी, विषम गुणज होगा ना, क्योंकि n = 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1, और फिर n = 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर विषम गुणज लिखा है, ठीक है। एक सेकंड, अर्थात ऐसे लिख लीजिए 2n+1 λ/2, ठीक है। पथांतर λ/2 का विषम गुणज, और n = यहाँ पर आप कुछ भी रखिए, n = 0, 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ पर भी आपने n = 0, 1, 2, 3। तो यहाँ से देखिए cos के डेल्टा कितना आएगा, cos 2π/λ, ठीक है, cos 2π/λ, पथांतर का वैल्यू कितना है 2n+1 λ/2, ठीक है। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए आप n = 0 रखते हैं तो कितना आएगा पाई, 1 रखेंगे तो 3 पाई, 2 रखेंगे तो 5 पाई। तो हमेशा cos का वैल्यू कितना आ रहा है, कुछ भी रखिए आप, n = 0, 1, 2, 3, सब में ही cos के डेल्टा का वैल्यू कितना आ रहा है -1, ठीक है, -1 आ रहा है ना मिनिमम। तो समीकरण 9 से तीव्रता I = किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दोबारा बता दूंगी, I1 + I2 + 2√I1 I2 cos के डेल्टा का मिनिमम मान कितना हो सकता है -1। कुछ भी याद ना रखो ना, तो आपको ये समीकरण आ जाती है, उसके बाद इसके मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए इसका मैक्सिमम मान तो +1 लिखना है, और विनाशी व्यतिकरण में इसका मिनिमम वैल्यू के लिए cos के डेल्टा का मिनिमम मान कितना होगा -1। कुछ भी मत लिखो, सिर्फ इतना ही लिख दो, +1 और -1 इसके मैक्सिमम और मिनिमम मान होंगे। तो यहाँ से अब जब माइनस आ रहा है तो I मिनिमम कितना आ जाएगा, यहाँ से √I1, जहाँ पर a² + b² -2ab हो गया अब, ठीक है, √I1 - √I2 इसका स्क्वायर, यहाँ पर प्लस आता है और यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है। अब मिनिमम तीव्रता यदि
I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 0 ले लें, I0 ले लें, दोनों की तीव्रता समान मान लें, तो ये कितना हो जाएगा? I मिनिमम का वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, तो तीव्रता जो मिनिमम मान है वो 0 हो सकता है और मैक्सिमम मान 4I0 हो सकता है। ठीक है, तो इसके बीच तीव्रता होगी। और इस चीज को मैं मतलब जैसे ये तो आपने मैथमेटिकली लिख लिया कि इसकी तीव्रता अधिकतम कब होगी? जब लैम्डा का पूर्ण गुणज हो और विषम गुणज हो λ/2 का, तो तीव्रता न्यूनतम होगी। तो इस चीज को मैं वैसे डायग्राम बना के भी आपको समझा दूंगी कि कैसे मैक्सिमम होगी, कब न्यूनतम होगी। ठीक है, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे हम।